हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आरसीसी यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। उसका एक टॉपिक है स्टील रेनफोर्समेंट। ठीक है, देखिए जब भी आप लोग कोई आरसीसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना, या आप कोई बीम बनाते हैं या कॉलम बनाते हैं तो उसके अंदर आप लोग स्टील का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर को बनाते समय जो हम लोग स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो स्टील रेनफोर्समेंट कितने टाइप का होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो स्टील रेनफोर्समेंट होता है उसको हम बोलते हैं माइल्ड स्टील। क्या बोलते हैं? माइल्ड स्टील। ठीक है, देखिए माइल्ड स्टील जो होती है, ठीक है, इस माइल्ड स्टील की अगर मैं बात करूं तो देखिए इस माइल्ड स्टील की जो स्ट्रेंथ होती है, देखिए हम लोग हर जितने भी टाइप के रेनफोर्समेंट यूज करते हैं स्ट्रक्चर में हम सभी को उसके स्ट्रेंथ से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमें उसके स्ट्रेंथ से पता चलता है कि वो स्टील हमारा किस टाइप का है। तो सबसे पहले हम समझते हैं माइल्ड स्टील के बारे में। देखिए इस माइल्ड स्टील की अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ की, है ना, तो एफ बाई से मैं डिनोट करता हूं स्टील की स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ होती है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये माइल्ड स्टील की स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, लेकिन हम लोग माइल्ड स्टील को अपने स्ट्रक्चर में यूज नहीं करते हैं, खासकर जो नॉर्मल स्ट्रक्चर तो उसमें यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि देखिए माइल्ड स्टील क्या होती है, माइल्ड स्टील की डक्टिलिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, माइल्ड स्टील की डक्टिलिटी बहुत हाई होती है, इसीलिए हम लोग ज्यादा डक्टाइल मटेरियल को अपने स्ट्रक्चर में यूज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कहीं कोई अर्थक्वेक वाला जोन है, ठीक है, वहां पर कोई अर्थक्वेक आ रहा है तो उसके कारण से क्या होगा, बिल्डिंग क्या होगी, वो इस तरह से वाइब्रेट करेगी। ठीक है, जब वाइब्रेशन होगा बिल्डिंग का तो क्या होगा, माइल्ड स्टील की चूंकि डक्टिलिटी बहुत हाई है तो ये क्या करेगी, ये अंदर का जो स्टील रेनफोर्समेंट है वो काफी ज्यादा क्या होगा, खींचने की कोशिश करेगा, है ना। डक्टिलिटी आप प्रॉपर्टी जानते होंगे, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण से वो लोग किसी भी वायर्स के फॉर्म या स्ट्रेचेबल कंडीशन में आ सकता है बिना ब्रेकिंग के, बस उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। तो माइल्ड स्टील की डक्टिलिटी क्या है, बहुत हाई है। ठीक है, तो इसका सेकंड पॉइंट क्या है कि हाई डक्टिलिटी है। ठीक है, हाई डक्टिलिटी है। लेकिन एक फायदा हमें माइल्ड स्टील का होता है कि हम लोग माइल्ड स्टील को वैसे स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं जहां पर अर्थक्वेक काफी ज्यादा आता होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हम लोग इसको अर्थक्वेक रेजिस्टिंग बिल्डिंग में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अर्थक्वेक रेजिस्टिंग बिल्डिंग में इसका यूज किया जाता है। क्लियर है? चलिए अब और सेकंड थर्ड पॉइंट देते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट तो हमने देखा कि माइल्ड स्टील की स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो माइल्ड स्टील की स्ट्रेंथ हमने देखा कि 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। हमने देखा कि माइल्ड स्टील जो है वो बहुत हाई डक्टिलिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब समझिए माइल्ड स्टील जो होता है अगर आप इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखिएगा, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखिएगा तो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होगा, इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा कुछ ऐसा। देखिए हम लोग एक्स एक्सिस पर क्या लेते हैं, हम लोग एक्स एक्सिस पर लेते हैं स्ट्रेन और वाई एक्सिस पर लेते हैं स्ट्रेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन अभी ये भी अगर मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग एक्स एक्सिस पर ही स्ट्रेन क्यों लेते हैं। देखिए एक्स एक्सिस पर हम लोग वैसे क्वांटिटी को हमेशा लेते हैं जो किसका हो, इंडिपेंडेंट हो, क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, और जो वाई पर वैसे क्वांटिटी को लेते हैं जो डिपेंडेंट होती है। अब देखिए आपको पता है जब किसी भी मटेरियल में या किसी भी ऑब्जेक्ट में जब स्ट्रेन आएगा तभी स्ट्रेस आता है। ठीक है, याद रखिएगा, पहले स्ट्रेन आता है तब स्ट्रेस आता है। ठीक है, तो इसीलिए जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन पर डिपेंडेंट हो जाता है। इसीलिए हम लोग वाई एक्सिस पर सिग्मा यानी कि स्ट्रेस को लेते हैं और एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन को लेते हैं। ठीक है, आप जब इसका डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा यानी कि इसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप माइल्ड स्टील के लिए जब ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ ऐसा कर्व मिलेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ ऐसा कर्व मिलेगा। ठीक है, अप्रोक्स ऐसे कर्व मिलेगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है मैं यहाँ पे इसको शो कर देता हूँ, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है, इस रीजन को हम बोलते हैं इल्ड प्लेट्यू। क्या बोलते हैं? इल्ड प्लेट्यू बोलते हैं। देखिए इल्ड प्लेट्यू को ही हम लोग क्या, इल्ड प्लेट्यू यहाँ इस वाले रीजन को हम लोग देखिए इल्ड प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इल्ड प्लेट्यू। ठीक है, और इस इल्ड प्लेट्यू का जो यहाँ का पॉइंट है, दिस पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं हम लोग अपर इल्ड पॉइंट, अपर इल्ड पॉइंट, इसको बोलते हैं लोअर इल्ड पॉइंट। ठीक है, देखिए इल्ड प्लेट्यू के पास जो स्ट्रेस होता है, यहाँ का जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, इससे कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है
है ना, इसको मैं डिजाइन स्ट्रेंथ या स्ट्रेस की तरह कंसिडर करता हूँ स्टील का। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपको माइल्ड स्टील में इल्ड प्लेट्यू मिल रहा है, ठीक है, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो स्टील है उसमें इल्ड प्लेट्यू मिले, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर स्टील में इल्ड प्लेट्यू मिल जाएगा इसका मतलब ये है कि आपका स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस कांस्टेंट है इस पार्ट पर, लेकिन स्ट्रेन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि आपका स्टील में एक ऐसा सिचुएशन बन जाएगा कि जब आपका स्ट्रेस रहेगा ही नहीं, स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाएगा, स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा लेकिन स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा, तो स्टील रेनफोर्समेंट फैलता चला जाएगा। और एक तो माइल्ड स्टील की पहले से प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी की, इसका ग्राफ बहुत लंबा तक चला जाएगा खींचते खींचते, है ना, डक्टिलिटी बहुत हाई है, इसीलिए हम लोग इल्ड प्लेट्यू चूंकि हमें माइल्ड स्टील में मिलता है, इसलिए हम लोग इल्ड प्लेट्यू के कारण माइल्ड स्टील को भी यूज नहीं करते हैं अपने स्ट्रक्चर में। तो पहला क्या लिखे, थर्ड पॉइंट क्या लिखूंगा मैं, है ना, इल्ड प्लेट्यू ऑब्जर्व। हम नहीं चाहते कि हमारे स्ट्रक्चर हमारे स्टील के में कोई इल्ड प्लेट्यू आए, क्योंकि इल्ड प्लेट्यू आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन स्ट्रेन लगातार देखिए बढ़ते जा रहा है। स्ट्रेस तो इस पॉइंट पर कांस्टेंट है यहाँ पर, लेकिन स्ट्रेन लगातार बढ़ते जा रहा है, हम ऐसा नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इल्ड प्लेट्यू ऑब्जर्व्ड, ठीक है। अच्छा, और इसका कुछ बात करते हैं, देखिए माइल्ड स्टील में आप एक चीज, माइल्ड स्टील जो होता है उसको प्लेन स्टील भी बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, क्या बोलते हैं, प्लेन स्टील बोलते हैं, क्लियर है। देखिए जब माइल्ड स्टील का जब आप लोग मार्केट में जाएंगे देखेंगे तो माइल्ड स्टील की जो बार होती है वो बिल्कुल क्या होती है, प्लेन होती है, ठीक है। तो आप लिखेंगे उसकी बार बिल्कुल ऐसे चिकनी होती है ना। अब देखिए अब मैं अगर आपको बोलूंगा ना, अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, देखिए अगर मान लीजिए कि ये माइल्ड स्टील, ठीक है, अब इस माइल्ड स्टील को आप कहाँ डालेंगे, कंक्रीट के अंदर डालेंगे, तो मैंने कंक्रीट के अंदर इसको डाला, ठीक है। अब भी कंक्रीट के अंदर जब डाला तो कंक्रीट और माइल्ड स्टील के बीच में आपस में ग्रिपिंग जो होता है, या ऐसे समझिए ये कंक्रीट और स्टील रेनफोर्समेंट बीच में जो ग्रिपिंग होता है उसको बॉन्ड स्ट्रेस बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। ये बताता है कि हमारा कंक्रीट जो है वो स्टील रेनफोर्समेंट को कितना ज्यादा स्ट्रेंथ से पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। अब बताइए अगर ये बिल्कुल चिकना है, ठीक है, बिल्कुल सरफेस स्मूथ है, तो आप इसको इजीली ऐसे खींच कर क्या कर सकते हैं, बाहर की तरफ निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि माइल्ड स्टील के केस में चूंकि रेनफोर्समेंट प्लेन होता है, इस पर ये बिल्कुल चिकना होता है, इसीलिए ये कंक्रीट के साथ अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं दे सकता। यानी कंक्रीट में जब इसको डालेगा तो कंक्रीट के साथ ये अच्छा ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा बॉन्ड का, है ना, बॉन्ड ज्यादा नहीं बन पाएगा इसका, यानी कि अच्छे से कंक्रीट के साथ ग्रिप नहीं हो पाएगा। यानी कि मैं यहां ये भी बोल सकता हूं लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा इसके बारे में। पहला हमने देखा कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 250 होती है, लेकिन स्ट्रेंथ भी बहुत कम है, तो ये भी एक कारण है कि माइल्ड स्टील का हम लोग यूज नहीं करते हैं। हाँ, हाई डक्टिलिटी है इसकी। हाँ, डक्टिलिटी का एक फायदा हमें ये होता है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जो भी बिल्डिंग होता है, जहां पे ज्यादा अर्थक्वेक आता है वहां माइल्ड स्टील का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक आता है तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन होने की कोशिश करता है, तो अगर माइल्ड स्टील का डक्टिलिटी अच्छा होगा तो ये भी साथ ही साथ डिफॉर्म होता चला जाएगा कंक्रीट स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। तो कंक्रीट स्ट्रक्चर के फेल होने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। इसका मैंने बोला कि इसमें हम लोग इल्ड प्लेट्यू को ऑब्जर्व करते हैं। हमने देखा है कि माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो कुछ ऐसा बनता है, यहाँ मुझे इल्ड प्लेट्यू मिलता है, और हम नहीं चाहते कि हमारा स्टील में इल्ड प्लेट्यू है, क्योंकि इल्ड प्लेट्यू आएगा तो हमारा क्या होगा, ध्यान समझिए, स्ट्रेस कांस्टेंट रहेगा लेकिन स्ट्रेन लगातार बढ़ता चला जाएगा। हम नहीं चाहते ऐसा कि स्ट्रेस कांस्टेंट और स्ट्रेन बढ़ते जाए, तो पता चलेगा लगातार डिफॉर्मेशन ही हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर हमने बोला कि चूंकि ये सरफेस का स्मूथ होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बहुत कम होता है, ठीक है। तो देखिए हम क्या चाहते थे, हम ये चाहते थे, देखिए हम ये चाहते थे, हमें यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमें यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम ये भी इसका स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्ट्रेंथ हमें कुछ ऐसा स्टील मिले जिसकी स्ट्रेंथ इससे ज्यादा हो, ठीक है। हमारे दिमाग में देखिए कैसे कैसे बात आता है, फिर हम समझाते हैं आपको, ठीक है। फिर हाई डक्टिलिटी, हम नहीं चाहते कि डक्टिलिटी बहुत हाई हो, ठीक है ना, डक्टिलिटी हो ये चाहते हैं लेकिन बहुत हाई हो ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि माइल्ड स्टील की डक्टिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। अब इल्ड प्लेट्यू तो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो इसी चीज को चूंकि देखिए यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम है, तो सभी चीज को हटाने के लिए हम चाहते थे कि कोई ऐसा स्टील रेनफोर्समेंट हमें मिले ताकि हम लोग क्या कर सके, सभी चीज से छुटकारा पा सके। तो हमें सेकंड जो स्टील रेनफोर्समेंट मिला है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए। आई होप आपको माइल्ड स्टील समझ में आ गया था। माइल्ड स्टील का ज्यादा हम लोग अर्थक्वेक रेजिस्टिंग बिल्डिंग या वहां भी कर सकते हैं जहां पर बहुत हैवी विंड चलता हो, हवा चलता हो, तो वहां पर विंड लोड को भी रेजिस्ट करने में माइल्ड स्टील हेल्पफुल रहेगा। लेकिन जनरल जो स्ट्रक्चर होते हैं जैसे आपका बिल्डिंग हो गया, डैम हो गया, ब्रिज हो गया, यहाँ हम लोग नहीं यूज करते हैं, क्लियर है। चलिए अब हम सेकंड समझते हैं। सेकंड जो हमारा है स्टील रेनफोर्समेंट, सेकंड टाइप का जो हमारा स्टील रेनफोर्समेंट है उसको हम बोलते हैं HYSD। क्या बोलते हैं? HYSD, ठीक है।
इसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, ठीक है। डिफॉर्म्ड भी बोल सकते, बार नहीं भी लिखे चलेगा। हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, ठीक है। या इसका एक और नाम है, कई बार नाम भी चेंज करके दे देता है। इसका एक और नाम है CTD। क्या नाम है? CTD, ठीक है। CTD भी इसका नाम है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? या आप ऐसा बोल सकते हैं कि क्या है ये, देखिए आप ऐसा समझिए कि HYSD का मतलब हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म, यानी कि इसमें यील्डिंग, पहले मैं बताऊंगा हाई यील्ड क्यों उसका नाम ले गया। CTD का मतलब क्या हो गया आपका? CTD का मतलब हो गया आपका कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड, ठीक है। कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड, क्लियर है? अब समझते हैं। देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम माइल्ड स्ट्रेंथ में क्या था? स्ट्रेंथ का प्रॉब्लम था, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, ठीक है। तो हमने इसका स्ट्रेंथ कर दिया सबसे पहले Fy, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। इस ये दो स्ट्रेंथ में आती है, ठीक है। एक होती है Fe 415, जहां पर Fe है वो तो आयरन को बता रही है क्योंकि आयरन से बना हुआ। 415 बता रही है कि इस स्टील की स्ट्रेंथ 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। या तो एक और है, इसी का है Fe 500, ठीक है। समझ आ रहा है? तो पहले सबसे पहले बात तो हमने स्टील जो है वो उसका स्ट्रेंथ बढ़ा दिया। फिर हमने देखा, हम जानते हैं देखिए हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार जो बनता कैसे, समझिए। हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार को बनाने के लिए हम लोग माइल्ड स्टील का यूज करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले देखिए मैं इसका आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना के समझाता हूँ। देखिए ये मैं इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक, ये स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेन हो गया। देखिए सबसे पहले क्या आता है कि जो आपका माइल्ड स्टील होता है, ठीक है, उसको पहले कुछ समय तक लोड किया था, उस पर कुछ समय तक लोड अप्लाई किया था। जब कुछ समय तक आप उस पर लोड अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेन जो है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मान लीजिए आपका माइल्ड स्टील का आपका ऐसा कुछ ग्राफ बनता था। मैंने क्या किया कि यहां तक जो है उस पर लोड दे दिया, है ना। मैंने माइल्ड स्टील को लिया और उसको कुछ हद तक लोडिंग किया। लोडिंग के बाद मैंने क्या किया, उसको अनलोडिंग करना शुरू किया। जैसे मैं अनलोडिंग करना शुरू करूंगा, है ना, तो इसकी क्या होगी, धीरे धीरे स्ट्रेन कम होती चली जाएगी, है ना। यानी कि मैंने इतना स्ट्रेन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है पहले ही माइल्ड स्टील के अंदर, ठीक है ना। और इतना स्ट्रेन प्रोवाइड करने के बाद मैं इसको अनलोडिंग, यानी कि देखिए ये हो गया आपका अनलोडिंग हुआ है। क्या हुआ है? अनलोडिंग मैंने किया है, ठीक है। अनलोडिंग का मतलब ये होता है कि आप माइल्ड स्टील लीजिए, क्योंकि देखिए जितना भी स्टील मैं पढ़ूंगा इसमें स्टील रिइंफोर्समेंट के टाइप में, वो सभी के सभी माइल्ड स्टील से बने। माइल्ड स्टील सबका बेस है, ठीक है, वो सबसे हेड है, उसी से सब बना हुआ है। तो माइल्ड स्टील को आपने क्या किया कि पहले कुछ माइल्ड स्टील पे आपने कुछ लोड लगाया, लोड लगाकर आपने उसको कुछ हद तक उसमें डिफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। उसको कुछ आपने कुछ हद तक उसको डिफॉर्म कर दिया। देखिए इसके नाम में भी डिफॉर्म है, आपने जो कुछ हद तक डिफॉर्मेशन दे दिया है। आप जैसे मान लीजिए आप माइल्ड स्टील है, ये माइल्ड स्टील है, अब आपने इसको कुछ हद तक डिफॉर्मेशन मान लीजिए माइल्ड स्टील में इतना डिफॉर्मेशन आ गया। अब क्या कीजिए, आप यहाँ पर लोड हटा लीजिए। लोड हटाने के बाद क्या कीजिए, लोड हटाने के बाद आप क्या देखेंगे, यहाँ के बाद जब आप इस स्टील का, है ना, जब आप उस स्टील का फिर से अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ करें तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। यहाँ पहुंचने के बाद उस स्टील का ग्राफ कुछ आपको, यहाँ के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ के बाद हम लोग फिर इसको रीलोडिंग करेंगे। क्या करेंगे? रीलोडिंग करेंगे, है ना, फिर से इसको लोड करेंगे। मान लीजिए आप इस स्ट्रेन तक पहुंच गए हैं, ठीक है। अब आपने फिर से उसको यहां तक पहुंचने आपने अनलोडिंग किया, अनलोडिंग का फिर आप उसको रीलोडिंग करेंगे। क्या करेंगे? रीलोडिंग करेंगे। और जब आप रीलोडिंग करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से भाएगा। कैसे भाएगा? मैं थोड़ा सा लंबा बनाता हूं। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो ये जब ग्राफ यहां जा रहा है, ये है ना, पहले अनलोडिंग किया हमने, सबसे पहले किसको, हमने माइल्ड स्टील को कुछ हद तक पहले लोड लगाया। लोड लगाने के बाद हमने देखा कि कुछ स्ट्रेन इसमें डेवलप हो गया है। अब हमने उसको लोड हटा दिया, रीलोड यानी अनलोड कर दिया। अनलोड के बाद हमने फिर जैसे अनलोड किया, उसके बाद फिर उससे उसको लोड लगाया। जैसे इस बार लोड लगाया तो हमें कुछ ऐसा मिला। अब आप देखिए पहले वाले माइल्ड स्टील में यील्ड प्लेट्यू मिलता था मुझे, लेकिन इस वाले में जो है मुझे यील्ड प्लेट्यू नहीं मिलेगा। मैं इसका एक साफ साफ डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। देखिए ये एक्चुअल डायग्राम है, तो ये HYSD का डायग्राम कैसा बनेगा, देखिए HYSD का डायग्राम कुछ आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आप देखिए HYSD में आप गौर से देखिएगा तो आपको HYSD में कहीं भी यील्ड प्लेट्यू नहीं मिल रहा है। तो हमारा जो यील्ड प्लेट्यू वाला समस्या था वो तो खत्म हो गया HYSD से, है ना, क्योंकि हमने देखा था यील्ड प्लेट्यू हमें नहीं चाहिए था स्टील के अंदर, ठीक है। यील्ड प्लेट्यू का नुकसान क्या था मैंने आपको बता दिया था।
तो देखिए इसमें यील्ड प्लेट्यू नहीं मिला, यानी कि मैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या लिखूंगा, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं सेकंड पॉइंट क्या लिखता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ। सेकंड पॉइंट है नो यील्ड प्लेट्यू, नो यील्ड प्लेट्यू, ठीक है, समझ आ रहा है, नो यील्ड प्लेट्यू। अच्छा उसके बाद थर्ड देखिए, जैसे मैंने इसको माइल्ड स्टील से हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार कन्वर्ट किया, यानी HYSD में कन्वर्ट किया, तो इसकी जो डक्टिलिटी है वो पहले के कंपेरिजन में थोड़ा कम हो गया। देखिए अब इसका जो ग्राफ है वहीं तक जा रहा है, पहले जो ग्राफ है वो इतना खींच के कहीं भी बहुत लंबा भी जा सकता था, ठीक है, जिसका भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जितना लंबा बनेगा, आप समझिए उस स्टील की डक्टिलिटी उतना हाई है, तो इसका मतलब है कि इसकी डक्टिलिटी पहले के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम हो गई होगी, ठीक है। तो मैं लिखूंगा लेस डक्टाइल मटेरियल, लेस डक्टाइल लिख देता हूं, चलिए लेस डक्टाइल, ठीक है। अच्छा अगर आप कभी HYSD बार को देखिएगा, है ना, तो HYSD बार जो है उसका शेप कुछ आपको ऐसा दिखेगा, मार्केट में जाएगा तो HYSD बार कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और यहां पर ना ऐसे ग्रुप्स करते होते हैं, ऐसे, है ना, ऐसे होते हैं, उस पर आप देखिएगा कहीं पर उठा हुआ, कहीं पर नीचा, कहीं पर उठा, ऐसे आपको ग्रुप टाइप कटा हुआ दिखेगा। इसी कारण से क्या होता है, इसी कारण से ये होता है कि जब आप इसको किसी कंक्रीट में डाल देते हैं, ठीक है, तो कंक्रीट और इस स्टील रिइंफोर्समेंट के बीच में क्या होता है, कंक्रीट और इस स्टील रिइंफोर्समेंट के बीच में क्या होता है, स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या ग्रूविंग है, तो ये काफी ज्यादा टाइटली ग्रिप बना सकता है। तो जब आप इसको इस तरह से पकड़ के खींचने की कोशिश कीजिएगा, तो ये आपसे बाहर जल्दी नहीं खिंचाएगा। ऐसे तो आप ज्यादा लोड कीजिए तो खिंचा जाएगा, लेकिन एज कम्पेयर टू माइल्ड स्टील इसको थोड़ा बाहर निकालना कंक्रीट से मुश्किल है, यानी कि इस कंडीशन में मैं बोल सकता हूं हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है, चला जाए। अच्छा लेकिन एक समस्या और है, यहां पर एक समस्या क्या है कि अभी भी आप गौर से देखिए, अभी भी क्या आपको दिख रहा है कि अभी भी मेरे साथ एक समस्या बनी हुई है। क्या बनी हुई समस्या, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि अभी भी मेरे साथ ये डक्टिलिटी वाला समस्या बना हुआ है, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं कि डक्टिलिटी मुझे मिले। आप HYSD को नो डाउट आप यूज कर सकते हैं और यूज भी होता है हमारे सिस्टम में, लेकिन इसको और थोड़ा सा अपग्रेड किया गया। क्या किया गया, अपग्रेड किया गया और एक और स्टील बनाया गया, इसी को अपग्रेड करके एक और स्टील बनाया गया, उस स्टील का नाम रखा गया TMT बार। क्या रखा गया, TMT बार, देख लेते हैं, और वो हमारा लास्ट भी है, ठीक है ना। तो TMT बार देख लेते हैं क्या बोलता है, चलिए। तो TMT बार चलिए, जो हमारा नेक्स्ट है थर्ड नंबर का जो है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, TMT बार, ठीक है। TMT मतलब होता है, TMT भी आप लिख सकते हैं, चलिए बार लिखने की जरूरत नहीं है, बार तो ऑलरेडी समझ रहे हैं। TMT का मतलब होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड, क्लियर है। देखिए समझिए, यानी कि आप यहां ये देख रहे हैं कि जो अगर आप यहां देखेंगे TMT बार के बारे में, तो सबसे पहली बात इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो इसकी स्ट्रेंथ सेम है, बिल्कुल HYSD जैसी है। यस TMT बिल्कुल HYSD जैसा ही होता है, सब चीज का सेम होता है, बस डक्टिलिटी थोड़ा सा हम लोग कम कर देते हैं और थोड़ा सा इसमें नया नया प्रॉपर्टी ऐड करवा देते हैं। देखिए इसकी स्ट्रेंथ भी वही होती है, Fe 415 में मिलती है मुझे, ये Fe 500 के फॉर्म में मिलेगी। 400 500 क्या, ये 415 500 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये जो स्टील है इसकी स्ट्रेंथ है 450 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। इस स्टील की स्ट्रेंथ है 500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। दूसरा सेकंड बात क्या है कि इसमें भी इसका भी आप जब डायग्राम बनाएंगे, यानी कि इसका भी आप जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे, तो आपको इसमें भी कोई यील्ड प्लेट्यू देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यानी कि इसका मतलब है नो यील्ड प्लेट्यू, चलिए, यानी कि मैं दो बात देख चुका हूं। उसके बाद सेम टू सेम उसके ऐसा ही है ना, इसकी क्या होती है, हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं इसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे एक स्टील का क्रॉस सेक्शन बना रहा है, स्टील मतलब अब मान लीजिए ये कोई स्टील बार है, जिसका क्रॉस सेक्शन मतलब ये सर्कुलर सेक्शन जो आपको दिखता है सामने से, ऐसे करता हूं मैं, तो मैं बनाता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, इसको बनाते समय क्या क्या रहता है, मैं यहाँ बनाता हूँ। देखिए
ये रुकिए मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, फिर ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए समझिए इस बात को, ये आपका कोई टीएमटी 12 का क्रॉस सेक्शन। देखिए सबसे बीच का जो पार्ट है ये कोर कहलाता है। आप समझिए इसको, क्या समझ सकते हैं आप, स्टील रिइंफोर्समेंट देखें उसका क्रॉस सेक्शन क्या सर्कुलर होता है ना। आप स्टील रिइंफोर्समेंट को ऐसे देखिए तो सर्कुलर देखिएगा, मैं वही बनाया हुआ यहाँ पर, ठीक है। आप देखिए ये जो बीच वाला पार्ट है ये कैसा होता है, ये होता है बिल्कुल सॉफ्ट बनाया जाता है। मैं बताऊंगा कारण क्या है। ये बनाया जाता है सॉफ्ट, क्या बनाता है, सॉफ्ट, है ना, फेराइट, है ना, फेराइट पियरलाइट मटेरियल, है ना। ये सॉफ्ट फेराइट पियरलाइट मटेरियल का बनाया था, यानी बेसिकली कहने का मतलब कि बिल्कुल ये सॉफ्ट बनाया था, इसको कोड बोलते हैं। क्या है ये, कोड है, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर ये जो पार्ट है, ये मैं आपको दिखाऊं, जो पार्ट इसके साइड साइड में बचा हुआ है ये पार्ट है ना, दिस पार्ट, इस पार्ट को बनाया जाता है हार्ड, ठीक है, हार्ड बनाया जाता है, समझ में आ रहा है। और ये जो बाहर का पार्ट है यहाँ पे एक लेयर चढ़ा दिया जाती है स्टील के सबसे ऊपर के लेयर पर, एंटी कोरोसिव ट्रीटमेंट यानी दिया जाता है, जंग से बचाने के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। तो एंटी कोरोसिव ट्रीटमेंट, क्लियर है, क्लियर है। चलिए तो आप समझिए इसमें होता क्या है। जैसे ही देखिए, जैसे ही आप पहला वाला मैंने क्या देखा था, आपने माइल्ड हिस्ट्री में देखा था कि आप उस पर लोड लगाएंगे तो बहुत ज्यादा डिफॉर्म होगा, क्योंकि उसके अंदर डक्टिलिटी बहुत ज्यादा है, तो हम लोग उसको यूज नहीं करते थे। फिर हम देखा कि H/SD उसकी डक्टिलिटी थोड़ा कम है, लेकिन एज कम्पेयर टू TMT बार उसकी डक्टिलिटी थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद मैं बोलूँ अगर कि मुझे बताइए कि देखिए जैसे आपने इस पर लोड लगाएगा, ठीक है, जैसे इस पर लोड आएगा, पहले क्या होगा, सबसे पहले लोड इसके अपर पार्ट से तो आएगा नीचे में, है ना। तो कारण क्या आएगा कि जैसे आएगा ये हार्ड है, ये बाहर का पोर्शन क्या है, ये हार्ड है, ठीक है। तो हार्ड है तो मान इस पर लोड लगा दिया, कुछ दूर तक मान क्रैक किया, ठीक है। अगर ये क्रैक भी करेगा तो जैसे ही ये सॉफ्ट कोड पर पहुंचेगा, ठीक है, क्योंकि वो सॉफ्ट है, और चूंकि सॉफ्ट है तो उसकी डक्टिलिटी बहुत हाई है, क्या है, बीच वाले पार्ट की डक्टिलिटी हाई है। तो क्या होगा, जैसे ही सॉफ्ट कोड तक यहाँ तक ये मान लीजिए ब्रेक करते हुए पहुंच गया, मान लीजिए आपने लोड लगाया और ये स्टील जो है ब्रेक करते पहुंची, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पहुंचेगी, इसके बाद यहाँ से ये जो है इस पर लोड लगेगा तो ये डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ तक तो ये स्टील टूट ब्रेक हो सकता है, लेकिन जैसे ही कोड के बाद पहुंचेगा ये डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से हमारा जो स्टील रिइंफोर्समेंट वो ब्रेक नहीं हो पाएगा। वो कुछ हद तक ब्रेक तो होगा, लेकिन पास में वो डिफॉर्म होने लगेगा, यानी कि जैसे ही कोड के बाद पहुंचेगा वो धीरे डिफॉर्म होने शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो लोड है वो उसके कारण से जो स्टील रिइंफोर्समेंट है वो टूटेगा नहीं, ठीक है ना, समझ में है। तो हम लोग क्या देखें, तो जैसे ही आप यहाँ पर लोड लगाएं, ये जो कोर का पार्ट है ये डिफॉर्म होना शुरू होगा, क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है, सॉफ्ट फेराइट पियरलाइट मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो आप इसी कारण से क्या समझते हैं कि ये तो बाहर का पोर्शन हार्ड है, इस पर लोड लगाएं तो क्या डिफॉर्म होना शुरू होगा, ये और ये जैसे ब्रेक करना शुरू करेगा, लेकिन जैसे ही सॉफ्ट कोड के बाद पहुंचेगा, सॉफ्ट कोड पर लोड लगेगा, सॉफ्ट कोड के अंदर प्रॉपर्टी है कि डक्टाइल मटेरियल है वो, तो वो क्या होगा, डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो एक फायदा मुझे ये हो गया कि मुझे डिफॉर्मेशन पहले ही नहीं देखने, मुझे डक्टिलिटी पहले नहीं देखने के लिए मिल रही है, मुझे डक्टिलिटी कुछ समय के बाद देखने के लिए मिलेगी, जब ऐसा कुछ केस आएगा। ऐसे बाहरी पार्ट जो तो हार्ड ही बना हुआ है, ठीक है, दोनों काम कर रहा है, ज्यादा डक्टिलिटी भी प्रोवाइड नहीं किया और डक्टिलिटी दे भी दिया है, ठीक है ना। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं लेस डक्टिलिटी या लेस डक्टाइल, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब अच्छा एक और बात है, अब चूंकि एंटी कोरोसिव ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है, इसको पता नहीं कि एंटी कोरोसिव भी बोल सकते हैं, कोरोजन से बचाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको एडवांस बना दिया गया, ठीक है, थोड़ा सा इसको एडवांस बना दिया गया है, ताकि जो हमारा जो स्टील है ना, वो जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली वर्क कर सके, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो स्टील होती है, ठीक है ना, स्टील की को ही हम लोग हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, खासकर आप किसी और मटेरियल को यूज नहीं कर सकते। इसका कारण ये है, एक बेसिक रीजन ये है कि सबसे पहले तो ये इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, और दूसरा ये भी एक रीजन है कि जो स्टील रिइंफोर्समेंट होती है, ठीक है, इसकी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, समझ पा रहे हैं,
या ऐसा बोल सकते हैं इसका जो थर्मल एक्सपेंशन होता है, ये बोली ज़्यादा ये बेटर है। जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो कहीं ना कहीं कंक्रीट के आसपास ही होता है, बराबर होता है। तो जब एक्सपेंड करेगा तो दोनों साथ साथ एक्सपेंड करेगा, ठीक है। तो किसी भी तरह का स्लीपेज या किसी तरह का जो क्रैक्स है उसके आने का चांसेस थोड़ा कम होता है स्टील में, ठीक है ना। ये तो दोनों स्टील और कंक्रीट दोनों का जो थर्मल कोएफिशिएंट होता है दोनों का सेम ही होता है, लगभग सेम होता है, आसपास होता है। क्लियर है। चलिए तो आप लोगों ने यहाँ पढ़ लिया कितने टाइप का, माइल्ड स्टील, HYSD, इसको CTD भी बोलते हैं, और थर्ड जो हमारा है वो TMT बार है। आई होप आपको पूरे अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आज तक इतना ही रहने देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।